पिछले भाग में आपने पढ़ा कि अंकित अनु का रिश्ता लेकर अपने परिवार सहित अनु के घर आता है और अगले दिन सब लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। अनु घूमने के दौरान ही अंकित को अपने पास्ट के बारे में बताने का फैसला करती है। अब आगे ध्यान रख लेना, अगर उस लड़के को तेरे कारनामों का पता चला ना तो रोती रहेगी ज़िंदगी भर। मैं तो अवाक होकर उनकी शक्ल देखने लग गई। उन्होंने आगे कहा, जितना कम बोलेगी ना वहाँ उतना ही सही होगा तेरे लिए। मेरे मुंह से निकला, और जब मेरे मेरठ ना जाने के बारे में पूछेंगे तब तो पता चलेगा ना। मम्मी, ऐसा है, तूने बहुत चला ली अपने मन की। अब अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो फिर देखना। अंकित गाड़ी में बैठा हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसे भी कहाँ समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो तो यही सोच रहा था कि माँ बेटी की बातें हो रही हैं। तभी कोमल और निधि, निक्की सब बैठ चुके थे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी और मैं मम्मी को देखते हुए पीछे बैठ रही थी। तभी तीनों बोली, मैडम आगे बैठना है तुझे। मैं झेंपती हुई आगे बैठ गई। निधि क्या कह रही थी आंटी जी? शक्ल तो बड़ी डेंजरस बनाई हुई थी उन्होंने। अनु, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही मम्मियों वाले इंस्ट्रक्शन दे रही थी। मैंने अंकित की तरफ देखा तो बड़ा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही गाड़ी में ठंडी हवा लगी वैसे ही मन मस्त हो गया। मम्मी की डांट भी भूल गई। उसके साथ गाड़ी में बैठकर बड़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। ऊपर से निधि और कोमल ने टांग खींचने का कार्यभार संभाला हुआ था। गाड़ी में डिसाइड हो चुका था कहाँ जाना है। हम कुसुम सरोवर पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर होश उड़ गए। मौसम इतना सुहाना था, लग रहा था जैसे गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अर्थात धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। भले ही ये पंक्तियाँ कश्मीर के लिए कही गई हों, लेकिन ये दृश्य भी स्वर्ग से कम नहीं था। वृंदावन तो मम्मी पापा के साथ हम गए थे, लेकिन कुसुम सरोवर में पहली बार आई थी। अब बात डेट की थी। यह शब्द सोचते ही मेरे दिल में धुक धुकी सी होने लगी, जिसका असर मेरे चेहरे पर शर्म के रूप में दिखने लगा। फिर एकदम मुझे याद आया कि मैं तो आज इसे सब बताने वाली हूँ। फिर आज की डेट ये हमेशा याद रखेगा। तभी मम्मी की बात याद आ गई। कोमल, यार चलो, अब आगे भी चलो, या बस यहीं खड़े होकर सोचते रहोगे? ऐसा करते हैं, हम तीनों उस तरफ जा रहे हैं, तुम दोनों इस तरफ जाओ, ठीक है ना? हम तीनों 1 घंटे में आ जाएंगे। तब तक तुम दोनों इधर उधर घूम लो, हम तुमसे अलग ही रहेंगे। मेरा मन तो नहीं था उनसे अलग होने का, लेकिन मुझे आज टाइम, प्राइवेसी और गट्स सबकी ज़रूरत थी, तो बस मैंने भी गर्दन हिला दी। ऐसा कहकर तीनों चल दी। रह गए हम दोनों। अंकित ने कहा, चलो अनु। मैं भी चल दी। हम नीचे उतरने लगे। नीचे खूबसूरत कुंड था। हवा चलने से हल्की ठंड भी लगने लगी थी। नीचे कुंड में कुछ लोग स्नान कर रहे थे। अंकित ने वहीं ऊपर बैठने को कहा। हम दोनों थोड़ा दूर दूर बैठ गए। अंकित, जगह काफ़ी खूबसूरत है ना ये? अनु, हाँ, मैं पहले कभी नहीं आई हूँ यहाँ। वृंदावन तो हम लोग कई बार जा चुके हैं। गोवर्धन हिल भी गई हूँ, राधा कुंड भी, लेकिन इस तरफ कभी आना नहीं हुआ। सुना तो बहुत है इस जगह के बारे में। ये जगह राधा कृष्ण जी के प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। आने का मन तो कई बार हुआ, लेकिन ये जगह वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ तो मैं बार बार आना चाहूँगी। अंकित, वाओ, तुम इतना सारा बोल भी लेती हो। मैंने तो पहली बार सुना है। अनु, आप किसी को बोलने ही नहीं देते तो कैसे बोलूँगी? अंकित दोनों हाथ बांधकर बैठ गया। ठीक है, आज सिर्फ तुम बोलना, मैं सिर्फ सुनूंगा, और हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। अनु, हाँ, मुझे कुछ बताना था, इसलिए तो आई हूँ यहाँ। अंकित, ओ, इसलिए आई हो? मैं तो इस गलत फहमी में था कि कोई मुझसे मिलने आया है। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही बारिश की तेज़ बूंदें आनी शुरू हो गई। हम दोनों एक छतरी के नीचे खड़े हो गए। वहाँ तक पहुँचते हुए भी थोड़ा सा भीग गए थे। अंकित ने छतरी के नीचे तक भागते समय
मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ था। जब हम दोनों थोड़ी देर खड़े रहने के बाद रिलैक्स हुए, तब मेरा ध्यान उसके हाथ पर गया। मैंने पहले उसके हाथ को फिर उसको देखा। उसने एकदम से हाथ हटा लिया। अंकित, सॉरी, वो मुझे ध्यान नहीं रहा। अनु, कोई बात नहीं। अंकित, अच्छा तो फिर रख सकता हूँ। अच्छा बाबा, घूरकर मत देखो, मजाक कर रहा था। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारी मम्मी को मैं कैसा लगा? अनु, उन्हें छोड़ो, पहले आप मुझे बताओ। आप सीए के स्टूडेंट, फिर एक सिंपल बीए पास लड़की में आपने क्या देख लिया? अंकित, अरे मैडम, शादी के लिए तो लड़की ही चाहिए होती है ना। बिल्डिंग थोड़ी ही बनवानी है जो इंजीनियर चाहिए होगी। अनु, यार किसी बात का तो सीधा जवाब दे दिया करो। अंकित, यार ओहो, चलो यारी दोस्ती तक तो पहुँचे हम, वरना तुम्हारा मौन देखकर तो लग रहा था पता नहीं तुम्हें मैं पसंद भी हूँ या नहीं। अनु, ऐसा नहीं है, आप हमारे घर में सबको पसंद हो। अंकित, और तुम्हें? अनु, मुझे आपको कुछ बताना है। इसे सुनने के बाद अगर आपको लगे कि मैं आपके लायक नहीं हूँ तो आप बेशक शादी से मना कर देना। पर मैं आगे की बात। तेज़ बारिश के शोर में दबकर रह गई। बारिश इतनी तेज़ हो चुकी थी कि पैरों में से झरने बहने लगा था। ऊपर से एकदम धुआंधार बारिश हो रही थी। मैं वहाँ खड़े खड़े ठंड से कांपने लगी थी। अंकित, तुम्हें तो ठंड लग रही है, चलो नीचे मंदिर में चलते हैं। अंकित मुझे संभाल कर नीचे ले गया। उसने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था कि कहीं नीचे उतरते समय पैर न फिसल जाए। हम मंदिर में पहुंच गए। मंदिर वैसे तो चारों तरफ से खुला हुआ था, पर ऊपर से पानी नहीं आ रहा था। हम दोनों एक कोने में बैठ गए। अंकित ने मेरे दोनों हाथों को पकड़ रखा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और हम दोनों की ही पलकें झपकना बंद हो गई। ना जाने क्यों मैं उसमें खो गई। लग रहा था जैसे इस दुनिया में होकर भी यहाँ नहीं हूँ। लगा जैसे कोई मुझ में से मुझे बाहर खींच रहा है। फिल्मों में जो दिल के चोरी होने के डायलॉग होते हैं, वो स्थिति यथार्थ में ऐसी ही होती होगी। और जो गाने होते हैं वो इसीलिए बनाए जाते होंगे। बैकग्राउंड में म्यूज़िक चालू हो गया। प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। ये मुझे अब समझ में आया। तो क्या सच में मुझे प्यार हो रहा था? पर यह फीलिंग राजा के साथ तो कभी नहीं आई। उफ, ये राजा फिर से क्यों आ गया मेरे ख्यालों में? मुझे नहीं याद करना है उसे। बस मैं और अंकित, हम दोनों ही हों और कोई ना हो पास। बारिश की ठंड, आंखों में प्यार, हाथों में उसके हाथों की गर्माहट। लग रहा था काश वक्त यहीं ठहर जाए। कितना प्यारा समा था। फिर जब मुझे होश आया तो शर्माकर मैंने आंखें बंद कर ली। हाथ छुड़ाने की असफल कोशिश की, पर मन से चाहती थी कि यह हाथ हमेशा इन्हीं हाथों में रहे। अब बारिश रुक गई थी। हम भी वहाँ से उठकर राधा कृष्ण जी के सामने आ गए। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर हम दोनों बाहर आ गए। कुछ ही देर में कोमल, निधि और निक्की ऊपर से आती हुई दिखाई दी। वो बाहर से गर्मा गर्म कचौड़ियाँ पैक करवा कर लाई थी। हमने वहीं सीढ़ियों पर बैठकर कचौड़ियाँ खाई। बातें भी साथ में चल रही थी। अचानक अंकित ने मुझसे पूछा, तुम कुछ कहने वाली थी ना मुझसे? कहो ना। अनु, अबे यार, भूल ही गई। ना नहीं, मैं तो नहीं, कुछ नहीं। कोमल, अच्छा हमारे सामने नहीं कहना चाह रही होगी। निधि, अरे पर 1 घंटे में तुमने बात भी पूरी नहीं की क्या? अंकित, रह जाती है कुछ बात अधूरी, हर बार शायद इसी को कहते हैं प्यार। कोमल, ओहो, प्यार का चक्कर है बेटा। वो तो हमने मामी, मासी और मम्मी को इन्वॉल्व करके शादी तक बात पहुंचा दी, नहीं तो प्यार की शायरियाँ पढ़ते रहते ताउम्र। निधि, हाँ, और शायद लैला मजनू भी बन सकते थे। और सब हंसने लगे। निक्की, अब चले घर, क्योंकि मम्मी जल्दी आने को कह रही थी। वैसे ये दोनों भी पूरे भीग चुके हैं। कोमल, हाँ तो बस अब जल्दी चलो। वैसे भी आंटी जी के सख्त इंस्ट्रक्शन थे,
हम सब घर पहुंच गए। हम दोनों बिल्कुल भीगे हुए थे। वे तीनों सूखी हुई थी। हम एक साथ ड्राइंग रूम में घुसे तो मेरी तो जान ही निकल गई। सामने मम्मी और पापा, अंकित के मम्मी पापा सब बैठे थे। ड्राइंग रूम में उन सबको बैठे देखकर मन घबरा गया। फिर तभी अपने गीले कपड़े पर ध्यान गया तो मानो जान ही निकल गई। मम्मी, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? किस जगह गए थे? निधि, आंटी जी हम कुसुम सरोवर गए थे। निधि ने मेरी तरफ देखा। तू चेंज कर ले, कपड़े गीले हैं, तू जा। मम्मी, तू क्यों नहीं भीगी? ये इतना कैसे भीग गई? फिर मम्मी की नज़र अंकित पर पड़ी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ बैठे पंडित जी बोल पड़े। पंडित जी, देखिए, रोके के लिए तो परसों एक अच्छा मुहूर्त निकल रहा है, बाकी शादी के अभी हम निकाल रहे हैं। अंकित के पापा, पंडित जी, अभी बच्चे के लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं, अगले महीने के लास्ट में, उसके बाद का ही देखिएगा। क्यों जी? मेरे पापा, हाँ जी बिल्कुल, ये भी फ्री हो जाएंगे एग्ज़ाम से, हमें भी तैयारियों में थोड़ा टाइम मिल जाएगा। दादाजी, भाई वाह, बस मुहूर्त जितना जल्दी निकल सके उतना अच्छा है। अनु मन में, अरे बाप रे, ये लोग तो आज शाम जाने वाले थे, अब पंडित जी ने परसों का मुहूर्त निकाल दिया। ये तो पूरी प्लानिंग हो चुकी है फंसाने की। मैंने अंकित की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सा भाव नज़र आया। हम लोग अंदर आ गए। मैं कोमल के साथ कपड़े चेंज करने ऊपर चली गई। जब चेंज करके नीचे आई तब तक सब खाना खाने बैठे हुए थे। अंकित को पापा ने अपने साथ बैठाया हुआ था और उससे बातें कर रहे थे। शायद अपने होने वाले जमाई राजा को परखने में लगे थे। मैं परोसगारी कर रही थी, या यूं कहें कि अंकित के समीप बने रहना चाहती थी। बीच बीच में अंकित पापा की नज़र बचाकर मेरी ओर देख लेता तो मैं जैसे निहाल ही हो जाती। हमारी ये आँख मिचोली मेरी मम्मी की नज़रों से छिप नहीं सकी। मम्मी, अनु तू अंदर जा बेटा, प्यार से बोलकर आंखों से मुझे घूरकर अंदर आने का इशारा किया उन्होंने। अब मेरी इतनी ज़रूरत कहाँ जो उनकी निगाहों के तेज को सहन कर सकूं। इसलिए मैं सीधी सादी बच्ची बेचारी अंदर कमरे में चली आई। मम्मी, शर्म नहीं आ रही क्या बिल्कुल भी? वहाँ सास ससुर के सामने ये पजामा और छितरी सी टी शर्ट पहनकर घूम रही है। अनु, अभी बने नहीं हैं सास ससुर। मम्मी, चल अब ज़्यादा ज़बान मत लड़ा, खाना वगैरह खा ले, फिर बाजार चलना है। अनु, क्यों? मम्मी, अबे पंडित जी ने बताया तो परसों रोका है तुम्हारा। मैं, रोका मतलब? मम्मी, कच्चा दस्तूर, उसी में पहनने के लिए साड़ी लाएंगे और भी लेन देन के सामान लाने हैं। सब चल रहे हैं हम, इसलिए कुछ ढंग का हो तो पहन ले। अनु, पर साड़ी किसे पहननी है? मम्मी, तुझे पहननी है और किसे पहननी है? ये लबूदरे। मम्मी मेरे पजामे टी शर्ट के लिए यही सब काम में लेती थी, पहनकर खड़ी हो गई क्या वहाँ? तभी बुआ अंदर आ गई। बुआ, भाभी आ जाओ, खाना खा लेते हैं। अनु तू भी आ जा, सब बैठ रहे हैं, कोमल बुला रही है तुझे बाहर। अनु, बुआ देखो ना, मम्मी साड़ी पहनने को कह रही हैं। मैं नहीं ला रही कोई साड़ी वाड़ी। बुआ, हाँ तो साड़ी लाने की क्या ज़रूरत है, अभी शादी में मैंने खरीदी है ना, बस उनमें से ही पहन ले। मम्मी, हाँ ये भी ठीक है, नई साड़ी के साथ ब्लाउज फॉल पीको इतनी जल्दी हो भी नहीं पाएगा। बुआ, हाँ वही तो, आओ पहले खाना खा लेते हैं, फिर देख लेना आप कौन सी साड़ी सही रहेगी। मेरी बात तो हवा में उड़ा दी दोनों ने। अरे यार, छोटे से फंक्शन में साड़ी कौन पहनता है, मुझे नहीं पहननी है भाई। पर दोनों बाहर चली गई, मुझे भी जाना ही पड़ा। हम खाना खाने बैठे। जहाँ मैं बैठी थी उसके ठीक सामने कमरे में ड्रेसिंग टेबल रखी थी। खाना खाते खाते एकदम मेरा ध्यान उसके आईने पर गया तो मेरा मुंह का कोर गले में अटक गया। अंकित ऐसे एंगल पर बैठा था कि बेड पर बैठे हुए उस आईने में मैं उसे साफ दिखाई दे रही थी और वो भी मुझे दिख रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उससे मिली वो हंसने लगा। हे भगवान, ये लड़का कहाँ कहाँ से लाता है ऐसे आइडिया।
खाना खाने के बाद वो मुझसे अकेले मिलने के बहाने ढूंढ रहा था। मैं पानी पी रही थी तो धीरे से मेरे कान के पास आकर बोलता हुआ निकल गया, मैं छत पर जा रहा हूँ, 2 मिनट के लिए आ जाओ ना। उफ। उसके धीमे शब्दों को सुनकर ही जाने कैसी गुदगुदी सी होने लगी। मैं भी ऊपर जाने का मौका तलाशने लगी। कुछ देर बाद मैं ऊपर थी। वो डोली पर हाथ रखकर खड़ा था। मैं भी उससे थोड़ी दूर जाकर उसी की पोजीशन में खड़ी हो गई। उसने मुझे देखा और बड़ा खुश हो गया। अनु, इतनी हंसी क्यों आ रही है? वो बस खुशी हो रही है ये सोचकर कि कल तक जो इतना दूर भाग रही थी, आज वो एक बार बुलाने पर ही चली आई। सच में प्यार बहुत ही शानदार चीज़ होती है यार। सबको एक बार करके देखना ही चाहिए। अनु, ओए हेलो, किसी और होश में ना रहिएगा। मैं सिर्फ इसलिए आई कि पता नहीं शायद कुछ काम हो। वैसे बुलाया क्यों है? वो यूं ही बस तुम्हें देखने का मन किया। अनु, अच्छा देखने का। अभी 1 घंटा साथ में भीग कर आ रहे हैं हम। अंकित, साथ में भीग कर? वाह यार, सुनने में कितना अच्छा सा लग रहा है। अनु, जी आपकी चिकचेट हो गई हो तो मैं जाऊं अब? अंकित, अरे रुको ना यार, मुझे ठीक से देख तो लेने दो, फिर पता नहीं हम कब मिलेंगे। अनु, हाँ हाँ अच्छे से देखो, परसों भी देखना, जब साड़ी पहनकर आपके साथ खड़ा कर देंगे नमूना बनाकर। अंकित, तो तुम्हें प्रॉब्लम साड़ी से है या मेरे साथ खड़े होने से? अनु थोड़ा सोचते हुए, पता नहीं यार, पर आपको नहीं लग रहा ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? अभी तो मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था, और शादी वो भी इतनी जल्दी। अंकित, सच कहूँ तो जब मैंने नीचे पापा और पंडित जी की बात सुनी तो मुझे भी डर सा लगा कि इतनी जल्दी शादी। अभी तो एग्ज़ाम है, फिर प्लेसमेंट की चिंता, तो शादी का डिसीजन जल्दी नहीं हो रहा। पर जब तुम्हें देख रहा था ना, तो समझ आ गया कि बॉस, अगर तुम्हें अभी छोड़ दिया तो कोई और ना नंबर लगा ले, कभी मैं हाथ मलते ही रह जाऊं। इसलिए रिस्क लेना ठीक नहीं। अनु, आपको हर बात पर मजाक सूझता है ना। चलो अब मैं नीचे जा रही हूँ, और सुनो, आप थोड़ी देर बाद आना, वरना सबको लगेगा कि हम दोनों छत पर एक साथ थे। अंकित, सबका नहीं पता, पर तुम्हारी मम्मी को तो लग ही जाएगा, उनकी पूरी नज़र है हम दोनों पर। मुझे हंसी आ गई। मैं उसे वहीं छोड़कर नीचे आ गई। नीचे आकर देखा तो मेरी जैसे जान ही निकल गई। नीचे माहौल में थोड़ी गर्मी महसूस हुई। पापा मम्मी के चेहरे पर तनाव की रेखाएं साफ दिख रही थी। दोनों बहुत टेंशन में थे। शायद अब मेरी बैंड बजने वाली थी, क्योंकि दादाजी का फैसला था कि शादी मेरठ के घर से ही हो। ये बात ऊपर से उतरते अंकित ने भी सुन ली। ये सुनकर मम्मी भी परेशान हो गई। साथ ही साथ वहाँ ये बात सुन रहे सब लोग चिंतित हो गए, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, जो दादाजी की इस डिमांड को सुनकर फूला नहीं समा रहा था। आखिर दादाजी का गुस्सा हो जाना कोई साधारण बात नहीं थी। मेरठ में हमारा पुश्तैनी घर है, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी बन गई थी। फिर सब एक दूसरे से सलाह मशविरा करने लगे कि कैसे दादाजी को मनाया जाए, क्योंकि मम्मी पापा का भी इरादा मेरठ जाने का बिल्कुल नहीं था। वहाँ मैंने जो उनकी बदनामी करवाई थी, उसके बाद से यहाँ मथुरा में आकर मेरठ कभी नहीं जाने का फैसला किया था पापा ने। पापा की बात तो वो सुन ही नहीं रहे थे, इसलिए ये तय हुआ कि सब मिलकर दादाजी को मनाएंगे। लेकिन अंकित के घर वालों को पापा ने यह कहकर टाल दिया कि मथुरा में ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा सब, इसीलिए यहीं से ब्याह देंगे अनु को। जब सबने मिलकर दादाजी से आग्रह किया तो दादाजी पहले तो चुप रहे, फिर बोले, एक बात बताओ, तुम सबने खुद ही सब तय कर लिया, एक बार भी हमसे नहीं पूछा? ऐसी रीत हमने तो कहीं नहीं देखी कि कहीं से भी लड़की विदा कर दो। दादाजी सारी बातें जानते थे, लेकिन दादाजी तो दादाजी होते हैं। अपने घर अपने शहर को छोड़कर अपनी पोती को दूसरे शहर से विदा करना उन्हें दुखी कर रहा था। मम्मी, हाँ बाबूजी, गलती तो हो गई हमसे, पर बाबूजी आपके बिना थोड़ी कुछ कर सकते हैं। 2 दिन बाद का मुहूर्त है, आप चाहें तो मना कर सकते हैं।
सबने मिलकर दादाजी को मनाया तो दादाजी नरम पड़ गए। अच्छा अच्छा ठीक है, कर देंगे यहीं से अनु को विदा, लेकिन निक्की को मेरठ से ही विदा करेंगे। वाह वाह, मतलब इतनी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। भगवान जी, आप भी जाने किस किस रूप में आकर मदद करते हो। हाँ, क्योंकि नहीं जाना था मुझे मेरठ, नहीं जाना चाहती थी मैं उन गलियों में फिर से। दादाजी अब बहुत खुश हुए, पर उनका मानना था कि जब बेटी दे रहे हो तो कम से कम घर बार तो देखना चाहिए ना। पापा को भी उनकी बात सही लगी, इसलिए डिसाइड हुआ कि रोका होने के बाद अंकित और मम्मी पापा शाम को चले जाएंगे और अगले दिन दादाजी दादी जी और बुआ आगरा जाएंगे, उनकी बाकी फैमिली से भी मिल लेंगे। रोका हुआ ये सब लोग भी अंकित का घर देख आए, इन्हें भी सब कुछ पसंद आया। मेरी खरीदारी भी कोमल, निधि और निक्की के साथ जोरों शोरों से चल रही थी। अंकित का रोज रात को फ़ोन आ जाता था। फ़ोन पर वही वाली 2-3 घंटों बातें होती थी जिसका कोई सिर पैर नहीं होता था, पर वो दिमाग को 7वें आसमान पर पहुंचा देती थी। उस टाइम तो बस यही फीलिंग आती थी कि कोई मूवी चल रही है जिसके हीरो हीरोइन हम दोनों हैं और बाकी सब साइड आर्टिस्ट। फ़ोन रखने के बाद याद आता कि यार मैं कब बताऊंगी इसे वो वाली बात, ये तो धोखा हो रहा है ना। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक लेटर लिखकर पोस्ट कर देती हूँ और मैंने हिम्मत जुटाकर लेटर लिखना शुरू किया। प्रिय अंकित, एक बात मैं तुमसे हर बार बार बोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन किसी कारणवश बोल नहीं पाती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने बताने में बहुत देर कर दी, लेकिन मैं हर बात बताने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार नाकाम रहती थी। या यूँ कहूँ कि तुम्हारी आंखों में खुद के लिए प्यार देखकर मैं स्वार्थी हो जाती थी। लेकिन हम कुछ दिनों में पवित्र बंधन में बन जाएंगे। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती। मेरा लेटर पढ़कर तुम्हारा जो भी फैसला होगा सिर आंखों पर। इसीलिए आज बहुत साहस जुटाकर अपने दिल की बातें तुम्हें बोलने के लिए इस कागज़ कलम का सहारा ले रही हूँ। मेरी सबसे अच्छी सहेली कंचन, जो मेरी स्कूल फ्रेंड थी, एक दिन मेरे घर आई और बोली नानी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी पापा वहाँ गए हैं, तू मेरे साथ घर पर चल। मैंने उसे मना किया कि मम्मी नहीं जाने देंगी, लेकिन उसने मम्मी को कहा। पहले तो मम्मी ने ना नुकुर की, फिर उसने मम्मी को मना लिया। मम्मी ने कहा अपनी किताबें ले जाओ, वहीं पढ़ लेना। मैंने अपनी बुक ली और हम दोनों निकल गए। बस स्टैंड तक पहुँचे तो वो एक बस में बैठने लगी। मैंने कहा 2 मिनट का तो रास्ता है, बस से क्यों चलना है, पैदल चलना। उसने मुझे बस में खींचा, बस चल दी। फिर उसने कहा अरे यार वो अंकुर है ना, उसने मुझे गांधी पार्क में मिलने बुलाया है, अकेले जाना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए तू भी चलेगी। मेरे होश उड़ गए, दिमाग ख़राब है क्या तेरा, मम्मी से झूठ बोल कर लाई है, पार्क नहीं मुझे यहीं उतरना है। कंडक्टर अंकल बस रुकवाना। कंचन, अरे सुन तो सही, बस 5-10 मिनट रुक कर आ जाएंगे, तू उसे देख भी लेना, मैं थोड़ी बातें कर लूँगी, बस फिर आ जाएंगे। अनु, मेरी मम्मी जान ले लेंगी मेरी। कंचन, अरे उन्हें कौन बताएगा, आधे घंटे में हम घर भी लौट आएंगे। मैं फिर भी डर रही थी। हम बस से उतरकर गांधी पार्क में गए, वहाँ जाकर एक बेंच पर बैठ गए। मैंने उससे कहा तूने अच्छा नहीं किया यार, मुझे धोखे से यहाँ लाई है। कहने लगी कोई नहीं यार, दोस्ती में सब जायज़ है। थोड़ी देर में ही 2 लड़के हमारे पास आ गए। कंचन ने उनसे मिलवाया। एक तो अंकुर था और दूसरा उसका दोस्त राजा। मैं घबराहट के मारे कांप रही थी। पहले अंकुर और कंचन इधर उधर की बातें करते रहे, मैं और राजा चुप थे। फिर सामने ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ जाकर बैठे। थोड़ी देर बाद अंकुर और कंचन ने उठते हुए कहा हम ज़रा अब सामने टहल रहे हैं, आप लोग बातें करो। कहकर वो दोनों चल दिए। हम दोनों बैठे रह गए। राजा ने मुझसे बात करनी चाहिए, पर मेरा रुख देखकर चुप रह गया। करीब 20 मिनट बाद वो दोनों लौटे। दोनों खुश लग रहे थे। अंकुर ने कोल्ड ड्रिंक और पैटीज़ ऑर्डर की। खाते हुए हम सब बात कर रहे थे। हमें वहाँ बैठे हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया था। मेरा और कंचन का चेहरा रोड की तरफ था। कंचन का ध्यान बातों में था और मेरा रोड की तरफ। तभी सामने एक बस आकर रुकी, जिसमें से 2-3 सवारियाँ उतर रही थी। मेरा ध्यान गया। मैंने हंसते हुए कहा कंचन देखो सामने से जो आंटी आ रही हैं
वो तेरी मम्मी जैसी लग रही है ना। कंचन, अरे बाप रे अनु, ये तो मेरी मम्मी ही हैं। दूर से कंचन की मम्मी को देखते ही हम चारों हड़बड़ाकर खड़े हो गए। मैं और कंचन हड़बड़ी में रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ भागे। रेस्टोरेंट का ओनर शायद समझ गया था परिस्थिति को। उसने हमें उसके काउंटर के नीचे छिपने की जगह दिखाई। हम वहीं बैठ गए। अंकुर और राजा का क्या हुआ हमें नहीं पता, पर शायद कंचन की मम्मी ने हमें अंदर जाते हुए देख लिया था। वो अंदर आने लगी तो रेस्टोरेंट ओनर ने उन्हें मना कर दिया कि अंदर अलाउड नहीं है, आप बाहर चेयर्स पर बैठिए। आंटी, पर मेरी बेटी अंदर गई है, दो लड़कियां हैं अंदर आते हुए मैंने। ओनर, नहीं मैडम, अंदर कोई नहीं है। आंटी, अरे भैया मैंने देखा है उन्हें, आप मुझे चेक कर लेने दो। ओनर, नहीं नहीं, हम किसी को अलाउ नहीं करते हैं, आप कहीं और जाकर देखिए, यहाँ कोई नहीं है। फिर शायद आंटी इधर उधर ढूंढने लगी होंगी। थोड़ी देर बाद उस ओनर ने बोला कि मेरे माल की सप्लाई वाली वैन आई है, आप इसमें बैठकर निकलो, ये थोड़ी दूर जाकर उतार देगा। हम छिपते छिपाते निकले और वैन में बैठ गए। उसने हमें उस जगह से थोड़ा दूर ले जाकर उतार दिया। वहाँ से थोड़ी देर में हमें बस मिल गई। बस में बैठते ही मेरी रुलाई फूट पड़ी। कंचन के भी हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो मुझे सांत्वना देते हुए बोली, देख मेरे साथ चाहे जो होगा, पर मैं मेरी मम्मी को तेरे घर तक बात नहीं पहुंचाने दूंगी, तू चिंता मत कर। पर मुझे तो उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उस समय मेरे पास बंदूक होती तो शायद उस पर चला चुकी होती। खैर, राम राम करके हम अपने घर पहुंचे। मम्मी ने देखते ही बोला, कौन छोड़ने आया? आ गए उसकी मम्मी पापा नानी के यहाँ से। मैं तो भूल ही चुकी थी जाते टाइम क्या कहकर निकले थे हम। बस किसी तरह अपने आप को काम में बिजी रखा। मम्मी ज़रा सा मेरा नाम पुकारती और मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगता कि बस इन्हें पता चल गया। पापा घर पर नहीं थे, वो मथुरा काम से गए हुए थे, इसलिए उनका डर नहीं था। दादा दादी भी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, क्योंकि त्यौहार के दिन थे। वो दिन निकल गया, कंचन के घर से कोई नहीं आया, तो मुझे थोड़ी शांति मिली, पर अभी पूरी तरह बेफिक्र नहीं थी मैं। फिर 2 दिन और निकल गए, कुछ नहीं हुआ। अब मैं समझ गई थी कि उसने उसके मम्मी पापा को समझा लिया था, इसीलिए मैं बच गई। तीसरे दिन पापा मथुरा से आ गए थे। उनके दोस्तों के साथ बाहर गली में बातें करने चले गए थे। मैं और निक्की टीवी देख रहे थे। मम्मी रसोई में थी, तभी पापा अंदर आए और कड़क आवाज़ में मुझे घूरते हुए बोले, गांधी पार्क क्या करने गई थी तू? पापा के मुंह से गांधी पार्क का नाम सुनते ही मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकली, गांधी पार्क में मैं कब गई? मैं तो सुबह से घर पर ही हूँ पापा, 3 दिन पहले की पूछ रहा हूँ। अब मम्मी और दादा दादी भी आवाज़ सुनकर आ गए थे। मम्मी, क्या हुआ जी? पापा, 3 दिन पहले ये गांधी पार्क गई थी। मम्मी, 3 दिन पहले? अनु, मैं तो कहीं नहीं गई ना मम्मी। निक्की, दीदी गई तो थी कंचन दीदी के साथ। अनु, वो तो उसके घर गई थी मैं। पापा ने एक झापड़ गाल पर मारा, दिन में तारे नजर आ गए। पापा, अब याद आया? दादा दादी ने पापा को कहा, क्यों मारता है, लड़की है वो। अनु रोते हुए, मैं कंचन के घर ही गई थी। मैं रोती रही, पापा पूछते रहे, पर मैंने अपनी रट नहीं छोड़ी कि मैं उसके घर गई थी। फाइनली पापा मम्मी ने मेरी रखवाली निक्की को सौंपकर कंचन के घर गए। आधे घंटे बाद जब वो लौटे तो दोनों गुस्से में ही थे। इसका एहसास तब हुआ जब पापा ने कोने में रखा बंदर भगाने वाला डंडा उठाया और तब तक मारा जब तक मुझे होश था। दादा दादी ने पापा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा मानने वालों में से नहीं थे। फिर शायद मैं बेहोश हो गई थी। 2-3 दिन तक ना मैंने घर में किसी से बात की और ना ही घर से निकली। जब 4 दिन बाद स्कूल खुले तो मेरा जाने का मन बिल्कुल नहीं था, फिर भी गई। कंचन से बात न करने की मैं कसम पहले ही खा चुकी थी। आखिर मेरी कोई गलती नहीं थी, सब उसका ही किया धरा था। फिर भी मम्मी पापा का विश्वास मुझ पर से उठ गया था, इसलिए कंचन को माफ़ करने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। स्कूल में मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। दूसरी बेंच पर बैठी। उसने बात करने और पास आने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं पिघली। 2 दिन बाद प्रेयर की लाइन में वो मेरे पास खड़ी थी।
उसे मौका मिल गया। वो धीरे से बोली, देख बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, बस इतना बता दे कि तेरे पापा मम्मी को किसने बताया। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि वो तो इसके घर बाद में गए थे, फिर पापा को किसने बताया। अभी ये सवाल का जवाब मिला भी नहीं था कि 3-4 दिन बाद कंचन फिर मेरी सीट पर बैठने की कोशिश करने लगी। मैंने मेरा बैग उठाकर जाना चाहा तो बोली, अच्छा बाबा, मैं जा रही हूँ वापस, बात मत कर, पर यह मैंने कुछ लिखा है, इसे पढ़ लेना। उसने एक कागज़ की चिट पर लिखा था, सुन, उस दिन के लिए सॉरी। मैं ये कह रही थी, उस दिन वो राजा था ना, अंकुर का दोस्त, वो तुझसे एक बार बात करना चाहता है। बता मैं क्या जवाब दूँ। मैंने कंचन की तरफ गुस्से में घूरकर देखा और उस कागज़ के बारीक बारीक टुकड़े करके उसे दिखाते हुए बाहर फेंक कर आई। लंच में वो फिर से मेरे पास आ गई। कंचन, यार वो ना अंकुर के पीछे पड़ा है कि एक बार मिलवा दे अनु से। अनु, इतना बड़ा कांड होने के बाद भी शर्म नहीं आ रही है तुझे? मालूम है पापा ने मारा है मुझे, मम्मी पापा के सामने आने से शर्म आ रही है मुझे। अब तो अपनी हरकतों से बाज आ जा और मुझसे बात करने की, बल्कि मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। अब अगर तूने ऐसा कुछ किया ना तो मैं सीधे मैम को जाकर बताऊंगी। मैंने मेरे मन की पूरी भड़ास निकाल ली थी और अब मैं एक्चुअली काफ़ी सही महसूस कर रही थी। वो अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चली गई। शाम को छुट्टी हुई, हम स्कूल के बाहर निकले, बस का वेट कर रहे थे कि साइड में मेरी नज़र गई तो वहाँ राजा खड़ा था। मैं डर गई। मैंने उसकी तरफ देखते ही वो मुस्कुरा दिया। मैंने जल्दी से अपनी नज़रें घुमा ली। सामने बस आ गई थी। सब लड़कियां उसमें चढ़ने की जद्दोजहद में लगी गई। जैसे तैसे जगह बनाकर चढ़ी तो थोड़ा चैन पाया। सीट के लिए चारों तरफ नज़रें घुमाई तो उस राजा को पीछे खड़ा पाया। पहले तो थोड़ा डर लगा, फिर सोचा कर क्या लेगा ये। अगर ज़रा भी बात करने की कोशिश की तो बस में इतनी सारी लड़कियां हैं, अभी शोर मचाकर पिटवा दूंगी। ये ख्याल मन में आते ही थोड़ा शांति मिली, पर फिर भी बार बार मन में धुक धुकी लगी रही। क्यों आया है ये बस में? इस कंचन की बच्ची ने मुझे फंसाया है। हे भगवान, क्या करूं मैं अब? घर जाकर मम्मी को सब बता दूं? नहीं, मम्मी तो मुझे ही डांटेंगी। मम्मी को नहीं बता सकती। फिर जितना मन में ये भाव उठ रहे थे उतना ही चेहरे पर लकीरें पड़ रही थी। मेरा स्टॉप आ गया था। मैं उतरने लगी, वो मेरे पीछे आ रहा था। मैंने बिना पीछे देखे ही ज़ोर से अपना बैग घुमाया तो उसके मुंह पर पड़ गई ज़ोरदार। वो फिर भी मेरे पीछे आने लगा, पर क्या करती कुछ समझ नहीं आ रहा था। तेज़ कदमों से चलकर अपने घर में घुस गई। थोड़ी देर रुककर बहाने से बाहर देखने गई तो वहाँ कोई नहीं था। चैन की सांस ले ही रही थी कि सामने गली की दीवार के पीछे छिपा हुआ वो निकला और मुस्कुराते हुए चला गया। हे भगवान, इतने में पीछे से मम्मी की आवाज़ आई, अंदर क्यों नहीं आ रही है? मैंने डरते हुए कहा, आ रही हूँ मम्मी। अब उसका रोज़ का काम था, ये रोज़ आने लगा और मुझे घर तक छोड़कर चला जाता। ऐसे ही महीनों बीत गए। एक दिन वो आया ही नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने चारों तरफ उसे देखा लेकिन वो कहीं भी नहीं था। मैं घर आ गई, पीछे मुड़कर भी देखा लेकिन वो कहीं नहीं था। अगले दिन हमारे स्कूल के टीचर के पापा गुजर गए तो जल्दी छुट्टी हो गई। लेकिन वो तो छुट्टी के टाइम ही आएगा, उसे कैसे पता चलेगा आज जल्दी छुट्टी हो चुकी है। आज भी मेरी नज़रें उसे तलाश करते हुए घर आ गई। तेज़ ठंड थी। मैंने रज़ाई में ही बैठे बैठे खाना खाया। बार बार घड़ी पर नज़र जा रही थी क्योंकि लग रहा था कि छुट्टी का टाइम होगा तब वो आएगा ही। जैसे तैसे करके वो 3 घंटे कटे। अब जैसे ही बाहर जाने को हुई कि मम्मी ने टोक दिया, इतनी तेज़ ठंड में कहाँ जा रही है। वापस बैठना पड़ा, पर थोड़ी देर में नज़र बचाकर निकल ही गई। गेट पर जैसे ही गई, मकान में रहने वाले अंकल ने टोक दिया, बेटा इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही है? अब उन्हें क्या बताती। कुछ पल बाद सामने वाली आंटी का गेट खुला। अरे अनु, इतनी ठंड में बाहर? अरे यार, तुम लोग भी तो बाहर आए हो ना, मैं ही दिख रही हूँ बस। पर सब मन में ही बोला। सामने से मुस्कुराकर कहा, हाँ आंटी, पापा आने वाले हैं ना, उनका वेट कर रही थी, कुछ मंगाना है उनसे। फिर गुस्से में बाहर देखने लगी कि शायद अब आ गया हो। तभी मेरी मम्मी बाहर आ गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही उन आंटी ने बोलना शुरू कर दिया,
आज तो बड़ी ठंड है अनु की मम्मी। तभी बाहर उन महाशय की एंट्री हुई। गली के कॉर्नर पर नजर आ गए। अरे बाप रे, अंदर मम्मी, राजा बाहर। पर फिर उसने मुझे देखा और आगे बढ़ गया। मैं भी मम्मी के टोकने से पहले अंदर आ गई। मन ही मन इतना हंसने को जी चाह रहा था कि बस जैसे कोई किला जीत लिया हो। लेकिन ये सब करते हुए मेरी पड़ोसन सखियों ने मुझे देख लिया था। बस फिर क्या था, उन्हें टांग खींचने का मौका मिल चुका था। हम सब छत पर मिलते और वो सब मुझे उससे प्यार करने की उकसाती। सच में हर एक फ्रेंड कमीना होता है। हमें बिगाड़ने के पीछे हमारे दोस्तों का बड़े वाला हाथ होता है। इधर कंचन लगी हुई थी, उधर वो सब। एक दिन शाम को हम मकान वाली सखियाँ बातें कर रहे थे। हम सब अलग अलग स्कूल में थे, पर लगभग एक ही उम्र की थी, तो हर तरह की बातें करते। वैसे भी उस उम्र में इंसान हवा में उड़ता ही है, जैसे मैं उड़ रही थी और वो सब मुझे उड़ने में मदद कर रही थी। वो लोग लगभग आधे घंटे तक मेरा उत्साह बढ़ाते रहे और मुझे इस बात का यकीन दिलाकर ही माने कि मैं कितनी लकी हूँ जो इतना हैंडसम लड़का मेरे पीछे पड़ा है। और कंचन का तो धन्यवाद देना चाहिए, जो वह हम दोनों को मिलाने का पावन कार्य कर रही है। मैं उसकी बातें पूरे ध्यान से सुन भी रही थी और अमल करने की सोच भी रही थी। सच में कितनी झल्ली थी ना मैं उस समय। अगले 2-3 दिन में ही कंचन के साथ फिर से बैठने लगी थी मैं। पर हाँ, मेरा एटीट्यूड अब भी नहीं छोड़ा था मैंने। उसी के चलते जब तक उसने राजा के बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन हमें मिलाने की पूरी कोशिश जारी थी। उसकी शाम को छुट्टी के टाइम उसने पैदल चलने का प्रस्ताव रखा। मैंने मान तो लिया, पर लग रहा था कहीं पापा ने रास्ते में देख लिया, इसके साथ तो क्या होगा। पर फिर भी हम साथ साथ गए और भी फ्रेंड्स थी। बहुत दिनों बाद ढेर सारी बातें की, रास्ते में पानी पताशे भी खाए। रोज़ तो बस में राजा पर ही ध्यान रहता था, पर बातों में इतना खो गए थे हम कि उसको बिल्कुल भूल ही गई थी। हम हमारी गली तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी आखिर क्या हुआ होगा उस दिन अनु के साथ, जानने के लिए अगला भाग देखना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमारे अंदर लिखने का हौसला बना रहे।